सवाल करीम नवाज डीजी खान से। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की क्या तरीका है? हमने तो अपने बड़ों से यही सुना हुआ है कि तारीख बता दी है कि पीपल्स पार्टी धोखा किसी टाइम भी धोखा दे सकती है। इस पर एतबार करना बड़ा मुश्किल है, चाहे वो बेनज़ीर के दौर में भी हो। लेकिन मुस्लिम लीग ऐसा नहीं करती। क्या ये सच है सर जी? कुछ इसके बारे में कुछ डिटेल बताएं सर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आपको थोड़ी तारीख से सुना देते हैं। 1988 में जब आई, पहले तो खैर जो पीपल्स पार्टी के साथ रियासत ने किया है उसको तो छुपाने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादतियाँ की हैं पीपल्स पार्टी के साथ, और उसके बाद उसके बंदे मार दिए, ये हो गया वो हो गया। अब 88 में बेनज़ीर आई और उसको नून लीग ने मिल के एस्टैब्लिशमेंट के साथ साजिश करके निकाल दिया। इट वॉज अ कंस्पिरेसी, फुल स्टॉप। तो पीपल्स पार्टी क्या करती है? MQM मिल गई जनरल बेग के साथ, जनरल बेग मिल गए जनरल हमीद गुल के साथ, जनरल हमीद गुल, जनरल बेग और MQM ने अल्ताफ़ हुसैन भाई साहब ने मिल के पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की छुट्टी करा दी। मिडनाइट जैकॉल्स हो गया, पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद फिर 96 में फिर पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया। 2 साल के बाद उनकी छुट्टी करा दी एंड सो ऑन, और उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट का रोल था। तो पीपल्स पार्टी तो मेरा ख्याल है मार खाती रही है, उसके बावजूद वो सरवाइव कर गई। मगर उसका फ़र्क तो पड़ा, पहले वो नेशनल पार्टी थी, अब वो रीजनल पार्टी रह गई है और वहाँ एक बेस रह गया उनका, और वो बड़ी जेलसली उसको गार्ड कर रहे हैं। फिर आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो नून लीग वाले काले कोट पहन के पहुँच गए थे मेमो गेट के ऊपर। तो मतलब ये है कि नून लीग ने जब भी मौका मिला तो उन्होंने छोड़ा नहीं किसी को। तो ये आप ना कहें कि नून लीग बड़ी इनोसेंट है, नून लीग के भी बड़े गुनाह हैं। वो और बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पिछले जब से ये उनके साथ जब से हाथ हुआ उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा और वो बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़े और उन्हें बहुत एहसास है इन बातों का। और अब मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है उन्हें चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ के जो भी बात करनी हो वो करें। मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे लीडर हैं जो कि बिल्कुल अब किसी को बिट्रे नहीं करेंगे, किसी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। आई थिंक ही रियलाइजेज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ सिविल सुप्रीमेसी। उनके साथ भी 2-3 दफ़ा हाथ हुआ है, मगर उनके साथ पीपल्स पार्टी ने हाथ नहीं किया, उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट ने हाथ किया था। हालांकि पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग ने भी हाथ किया है। तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को किसने सबसे पहले डिफेक्ट किया? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मेमो गेट के ऊपर छुट्टी होगी ना, सबसे पहले नून लीग ने किया। एब्सोल्युटली। ओके, ठीक है। अब अगला सवाल कोयटा से अजीज साहब। सिटी साहब की अब तक कितनी किताबें शाया हुई है और कौन सी मौज़ूआत पर शाया हुई है? सिटी साहब बायोग्राफी लिखने के हवाले से हमेशा ये उज़र पेश करते हैं कि जो बातें मैं लिखना चाहता हूँ वो तमाम बातें मैं नहीं लिख सकता। तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि जितनी बातें लिखी जा सकती है उतनी ही लिखी जाए? फ्राइडे टाइम्स में सिटी साहब उसका एडिटोरियल नहीं लिख रहे आजकल, तो क्या इन्होंने इस सिलसिले को मुस्तकिल खैर बात कह दिया है या मुस्तकबिल में इरादा है? मैंने फ्राइडे टाइम्स में लिखना बंद कर दिया था। इमरान खान की गवर्नमेंट जब गिरी उसके बाद मैंने बंद कर दिया बिल्कुल, और मैंने इसलिए किया, मैं थक गया हूँ, मैंने कलम तोड़ दिया। आपको पता है मैंने अपने सारे इदारे जब इकट्ठे किए और मैंने वो शाया किया है और उसको मैं एडिट कर रहा था, 5 किताबें बन गई। किसी वक्त देखिएगा, पूरी एक तारीख़ है 1988 ऑनवर्ड्स टिल द फॉल ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट। मुशर्रफ का ज़माना, बेनज़ीर की 2 हुकूमतें, नवाज शरीफ की 2 हुकूमतें और फिर इमरान खान साहब की। तो मतलब है कि लाखों की तादाद में मैंने लिखा है, और अगर आप पढ़ेंगे तो वो एक पूरी तारीख़ है इस मुल्क की, क्या हुआ, किसने कौन सी गलती की, किसने किसके साथ धोखा किया, किसने क्या किया। मगर अब थक गया हूँ मैं ऑनेस्टली। मुझे लगता है ऐसे है कि वही बातें फिर से चल रही हैं, कोई सीखता नहीं है। हम भी वही बातें कर कर के थक गए हैं। तो अब मैंने सोचा अब छोड़ें इस बात को। अगर कोई बातें करनी है तो इनफॉर्मली इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके बात की जाए। और पहले मैंने अंग्रेज़ी में लिखता था, फिर मैंने उर्दू में भी उसका तर्जमा करके लोगों ने कहा जी उर्दू में भी होना चाहिए, वो भी फिर हमने शाया करना शुरू कर दिया। फिर वो भी तकलीफ़ होनी शुरू हो गई। अंग्रेज़ी में इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी लोगों को, उर्दू में बड़ी तकलीफ़ होती थी। फिर वो अखबारों ने उर्दू में बंद कर दिया, नहीं जी नहीं ये नहीं छप सकता। और मैंने कहा यार फ़ायदा क्या है इस चीज़ का। तो अब बात ये है जी कि बहुत कुछ हो गया है। अब आप कहते हैं कि जी अपनी किताब, तो अब मैं किताब क्या लिखूँगा? किताब में लिखूँगा सारी बातें तो किताब छाया हो जाएगी। किताब के बाद फिर क्या होगा? तो चलें कुछ लिख के चले जाएंगे, शायद उसके बाद कुछ हो जाए। लिखना तो है ज़रूर, कुछ लिख भी रहा हूँ। अब क्या शाया होगा क्या नहीं होगा पता नहीं क्या होगा उसका, जब वक्त आएगा देखा जाएगा। लेकिन इरादा है आपका लिखने नहीं, का? मैं लिख रहा हूँ। अच्छा। मैं लिख रहा हूँ।
देखा जाएगा आगे क्या होता है। कोयटा से आपने बड़ा अच्छा सवाल किया अजीज साहब, आपको जवाब मिल गया। कम से कम इंतज़ार के सेठी साहब की बायोग्राफी सामने आए और वो भी इंकशाफात जो अभी तक पब्लिक नहीं हो सके वो सब पढ़े। मुस्तकबिल में तो कम से कम हवाला दिया जाएगा कि माजी में ऐसा लिखा गया। ठीक है, अगला सवाल कराची से अली। सेठ साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप की आपस की अंडरस्टैंडिंग कैसी है? डोनाल्ड ट्रंप और MBS की बड़ी अच्छी रिलेशनशिप है बिकॉज ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप्स। और वैसे MBS जो है वो तो हर अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ काम करेंगे, उनके मफाद में है। वो जिस तरीके से सऊदी अरेबिया को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं उसके लिए उन्हें वेस्टर्न सपोर्ट की ज़रूरत है। उनके सारे रिज़र्व्स जो हैं, पैसे जो हैं वो भी वेस्ट में हैं और वो ऑयल भी जो है ज़्यादातर वेस्ट को बेचते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेक्सस, ऑर्गेनिक किस्म का नेक्सस। एंड इसीलिए UAE, सऊदी अरेबिया, इनके जो रूलर्स हैं दे वेरी क्लोजली टाइड इन। अब पर्सनल रिलेशनशिप्स बड़ी मैटर करती हैं। अमेरिकन्स को स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ब्रिटिश के साथ पर्सनल रिलेशनशिप्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। अमेरिकन्स जो हैं वो खुले डुले किस्म के लोग हैं और वो पर्सनल रिलेशनशिप्स कायम करते हैं और वहाँ थोड़ी बहुत नेटवर्किंग भी काम करती है। थोड़े बहुत हम जैसे लोग हैं कि सफारशी और नेटवर्किंग और तो ये अनलाइक द ब्रिटिश नहीं करते ये। तो MBS और डोनाल्ड ट्रंप उनके बेटे के साथ है रिलेशनशिप और आप देखेंगे वो ऑलरेडी वहाँ से दौरे होने शुरू हो गए हैं टू सऊदी अरेबिया, उनके सन इन लॉ एंड सो ऑन। तो जारेड कुशनर की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोगों के नेटवर्क बनाया हुआ है, पर्सनल रिलेशनशिप बनाई हुई हैं। और तो बाकायदा माजी में फ़ैन भी थे MBS और ब्रोमांस कहा जा रहा है कि दोनों के दरमियान चल रहा है। बहरहाल मुत्तहिदा अरब अमारात से अहमद, उन्होंने कहा कि वेस्ट में राइट विंग की रिसर्जेंस हो रही है। उसके पीछे शायद वजह यह है कि हुकूमतें जो है उन्होंने फंडिंग बंद कर दी है, वो जो पहले आज़ादी राय के लिए जो NGOs थे। तो इसकी वजह क्या ये भी नहीं है कि जिन ममालिक में इकॉनमी नीचे की तरफ जा रही होती हैं तो उनमें अमूमन ये पॉपुलिज्म और फैशिस्ट रजीम जो है वो उभरती हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इटली में हुआ, जर्मनी में हुआ, गालिबन युगांडा में भी ऐसी हो चुका है। तो क्या ये वजूहत नहीं है उसकी राइट विंग रिसर्जेंस की? देखिए ये फंडिंग शंडिंग का तो इशू नहीं है। इशू बेसिक फंडिंग चल रही थी। इशू ये है कि आपने कहा कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही, आम लोगों को मुश्किलात का सामना है, इसलिए एक बैकलैश आई है अगेंस्ट लिबर्टेरियन या लिबरल गवर्नमेंट्स। देखिए ये एक हद तक तो सही है कि अगर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट हो तो गवर्नमेंट्स चेंज हो जाती हैं, और अगर लिबरल गवर्नमेंट है तो इलिबरल गवर्नमेंट आ जाती है। तो ये तो एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। मगर ये जो राइट विंग स्विंग हो रही है ना, इसका इतना इकोनॉमिक्स के साथ तल्लुक़ नहीं है। इसका मेरा ख्याल है इसका तल्लुक़ है विद ग्लोबल मूवमेंट्स। अब ग्लोबल मूवमेंट्स क्या हैं? अमेरिकन इंपीरियलिज़म, ब्रिटिश इंपीरियलिज़म, इन्होंने जिस किस्म की कॉलोनीज़ को तबाह किया है और वहाँ से जो माइग्रेशंस हुई हैं, अब वो माइग्रेशंस जो हैं वो यूरोप पहुँच गई हैं, अमेरिका पहुँच रही हैं और वो उनको असाइलम देना पड़ रहा है, उनको अकोमोडेट करना पड़ रहा है। ये लिबरल डेमोक्रेसीज़ थी, इनके असाइलम के इन्होंने बड़ी लिबरल किस्म की पॉलिसीज़ रखी हुई थी। तो लाखों की तादाद में लोग यूरोप पहुंच गए हैं और उनको असाइलम मिल गया है और वहाँ की जो इकॉनमीज़ हैं उनके ऊपर बड़ा बोझ पड़ गया है। ये नहीं कि चीप लेबर मिल गई है उनको, उनकी जो सारी हेल्थ और इंश्योरेंस और जो वेलफेयर इकॉनमीज़ थी उनके ऊपर बड़ा बोझ पड़ गया। इसीलिए सबसे बड़ा इशू यूके में यही ब्रेक्सिट के जो निकलना था वो यही था कि ईस्टर्न यूरोप के लोग आ गए हैं यूके के अंदर और आके नेशनल हेल्थ स्कीम जो है उनकी NHS उसके ऊपर बोझ पड़ गया बिकॉज वो फ्री है। और फिर अभी मैं आपको बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट कि कनाडा के अंदर बहुत से पहले एक ज़माने में 5 साल पहले या 10 साल पहले कनाडा की जो इमिग्रेशन थी बड़े हाई लेवल के लोग वो रखते थे, हाईली स्किल्ड एंड हाई लोग आते थे साउथ ईस्ट एशिया से, जापान से, साउथ कोरिया से, इधर उधर से, वियतनाम से एंड साइंटिस्ट से, इस किस्म के लोग। अब कुछ अरसे से मीडियम लेवल के लोग आने शुरू हो गए हैं वहाँ और उनमें से बहुत से लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इधर उधर से जो जा रहे हैं दे आर नॉट ऑफ द सेम हाई कैलिबर कि वो कैनेडियन इकॉनमी के अंदर सस्टेनेंस उसको कंट्रीब्यूट कर सकें। इसीलिए अब बहुत से लोग यहाँ से जा रहे हैं, कहते हैं वहाँ तो जॉब ही नहीं मिलती, तो वो करते क्या है कि वो डोल पे चले जाते हैं। डोल से मुराद ये कुछ भी नहीं करते और जाके मंथली चेक ले लेते हैं रियासत से और जिसके साथ वो सर्वाइव करते हैं।
तो ये अब एक बोझ बनता जा रहा है। तो इमिग्रेशन इज़ बिकम अ वेरी बिग इशू। और उस इमिग्रेशन के अंदर क्योंकि हमले हुए थे मुसलमान मुल्कों के ऊपर, और वहाँ से लोग जो हैं वहाँ से भागे और माइग्रेंट्स निकले, वेदर दे आर सीरियंस और वेदर दे आर टर्क्स और वेदर दे आर लिबियंस और वेदर दे आर इथोपियंस और वेदर दे आर पाकिस्तानीज। तो that has created a new dimension in the economies of these countries. इसीलिए immigration has become a very big issue. और ये white supremacy, this has become a very big issue. Racism फिर से, fascism की फिर से बात शुरू हो गई है. And I think all that has to do with immigration. Immigration policies इतनी liberal थी कि इस किस्म के वहाँ लोग पहुँच गए हैं ये गरीब मुल्कों से कि वहाँ बोझ बहुत सख्त पड़ गया है, और इसलिए बैकलैश आ रही है वहाँ से. दैट इज़ दी एसेंस इन माय व्यू ऑफ मोस्ट ऑफ दिस राइट विंग स्विंग जो हो रही है वहाँ. सवाल से पहले आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाह रहा था कि पिछले सवाल में कि मैं कह रहा था इमिग्रेशन इज़ अ बिग फैक्टर इन दिस राइट विंग, मगर इसके अलावा भी देयर इज़ अनदर फैक्टर एंड दैट इज़ जिहादी इस्लाम. वो भी एक बहुत बड़ा 9/11 के बाद बहुत बड़ा इशू रहा है, और ये जो इस्लामोफोबिया हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बैकलैश, बिकॉज अनलाइक अदर रिलीजन्स इस्लाम जो लोग प्रोफेस करते हैं दैट वी आर इस्लामिक, ये सारी इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक लिबरेशन, सेक्टेरियन वॉरफेयर, ये सब कुछ जो है इसका भी इम्पैक्ट हुआ है. बहुत से लोग वेस्टर्न मुल्कों से उठ के इन एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में चले गए, फिर वहाँ से लड़ झगड़ के वापस आए, फिर अभी भी बहुत कड़ी नज़र से मॉस्क्स और इस किस्म की जो इस्लामिक इदारे हैं उनके ऊपर कड़ी नज़रें हैं. तो इसलिए वो भी एक इनको फियर है, खौफ है, इस्लाम से डरते हैं. और फिर तारीख़ है पूरी एक इस्लाम की और क्रिश्चियनिटी की कॉन्फ्लिक्ट की, क्रूसेड से लेके द कॉन्क्वेस्ट ऑफ यूरोप बाय द फोर्सेस ऑफ इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम. तो एक तारीख़ भी है, और फिर अभी पुरानी तारीख़ है, और इस अब लेटेस्ट तारीख़ में भी यही है कि देयर हैज़ बीन एन अटैक, काउंटर अटैक to the attack by the West on Islamic nations and Islamic peoples. Islamic jihads have risen, जिसकी वजह से एक बैकलैश आई है. और जाहिर है उन्होंने पेंट किया है वेस्टर्न मीडिया ने अपने लोगों के लिए कि ये जो हैं दे इग्नोरेंट बारबेरियंस, इस किस्म की पूरी एक वोकैबुलरी बनाई है उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए और लोगों को उसके ख़िलाफ़ करने के लिए. सो ये जो वाइट सुप्रेमेसी है, दिस इज़ ये, और रेसिज्म है और इस्लामोफोबिया है और एंटी इमिग्रेशन, ये सब कुछ मिला हुआ है. ये एक पूरा एक पाउडर केक बन गया, जिसकी वजह से अब आप बहुत सी पॉपुलेशंस जो हैं वो ख़िलाफ़ हो रही है. और जिस सारा माइग्रेशंस भी जो हुई हैं दे आर फ्राम दोज मुस्लिम कंट्रीज़ जहाँ काफ़ी डिस्टेबलाइजेशन हुई है, सिविल वॉर्स हुए हैं, और वहाँ से लोग निकाले गए हैं या भागे हैं वहाँ से.